नमस्कार साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ भरतपुर का इतिहास। और हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जैसा कि पढ़ाया जाता है। एक पेज में ख़त्म कर दी जाती है, 1.5 पेज में ख़त्म कर दी जाती है। तो हम इसको काफ़ी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और यहाँ के शासकों के द्वारा किए गए काम, किए गए कार्य, युद्ध अभियान, सांस्कृतिक और स्वतंत्रता के संघर्ष से लेकर भारत की आज़ादी तक क्या क्या इनका योगदान रहा, तो उनको आज हम इस लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। ये कई पार्ट में जो लेक्चर है वो कवर होगा। तो आज इसका पहला लेक्चर है। तो आगे देखिए, हम शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ भरतपुर। अब इसमें सबसे पहले हमको याद रखना है कि जब हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में हमको कौन कौन सी रियासतों के बारे में पढ़ना होता है, वर्तमान राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं वो समझिए। तो सबसे पहले अगर हम लें इस क्षेत्र में, सबसे पहले हम डीग को पढ़ेंगे, उसके बाद हम धौलपुर को पढ़ते हैं, हम इसमें भरतपुर को पढ़ते हैं और जो आसपास के क्षेत्र हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। लेकिन मुख्यतः जो क्षेत्र हैं डीग, धौलपुर और भरतपुर, इन क्षेत्रों को हम इसमें विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र में डीग, भरतपुर और धौलपुर, ये जो क्षेत्र है ये वर्तमान में राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र है। ये जो तीनों जिले हैं वर्तमान में जिले हैं, तो ये तीनों जिले पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में आते हैं। आपको एक बात याद रखनी है कि उस समय पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान जैसी कोई बात ना थी। उस समय ये जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा नज़दीक थे दिल्ली के, ये जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा नज़दीक थे उत्तर प्रदेश के, ये जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा नज़दीक होते हैं सेंटर के। यानी कि हमको इस टॉपिक को जब पढ़ना है तो हमको इस हिसाब से अपने मन की साइकोलॉजी नहीं बनानी कि सब पूर्वी राजस्थान या पश्चिमी राजस्थान, यहाँ उस तरह का कोई परिदृश्य नहीं है। लेकिन ये वर्तमान स्थिति को मैंने समझाया है कि डीग, धौलपुर और भरतपुर जो हैं ये वर्तमान समय में पूर्वी राजस्थान में हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो होगी ना वो सेंटर से होगी, हरियाणा से होगी, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से इसकी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, महत्वपूर्ण भूमिका है कुल देवता की, ठीक है। और वो कौन है? लक्ष्मण जी हैं, ठीक है। भगवान श्री राम के जो छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी जो हैं वो क्या हैं? कुल देवता हैं। अब हम एक जो कॉमन चीज़ यहाँ पर समझने वाले हैं, वो कॉमन चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ और अन्य क्षेत्रों में अंतर क्या है। अन्य क्षेत्रों में यह अंतर है कि जितनी भी रियासतें हैं उन रियासतों की स्थापना शासकों के द्वारा की गई थी, लेकिन उन रियासतों का नामांकरण जो है वो शासकों ने अपने नामों के ऊपर रखा है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको उत्तर प्रदेश और हरियाणा का जो कल्चर है वो देखने को मिलेगा। तो कुल देवता जो हैं लक्ष्मण जी, इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर कहाँ पे है? भरतपुर में है। साथ ही इनका जो उल्लेख है, इनका उल्लेख जो मुद्रा है, कुल चिन्ह है, उन पर किया जाता था। उन पर किया जाता था। एक और बात इंपॉर्टेंट यह है कि साहब ये कहते हैं कि नहीं साहब जरूरी है कुल देवता या कुल देवी होना, ये तो सनातन काल से परंपरा चली आ रही है, जो सबके होंगे तभी जो है वो कुल माना जाएगा, अन्यथा कुल ना माना जाएगा, तभी जो है वो राजा शपथ। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग गुप्त काल पढ़ो, आप लोग मौर्य काल पढ़ो, या आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, प्राचीन भारत पढ़ते हैं, वहाँ के शासकों को भी पढ़ते हैं, तो वहाँ ऐसा कोई सिस्टम ना था कि भाई नहीं कुल देवता कुल देवी जो है वो होनी चाहिए तभी वंश माना जाएगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। राजवंशों की अपनी अपनी आस्थाएं होती हैं, राजवंशों के अपने अपने श्रद्धा होती है कि वो किस में आस्था रखते हैं, रखें नहीं रखें कोई जरूरी नहीं, अनिवार्यता नहीं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बहुत सारे ऐसे शासक मिल जाएंगे कि जहाँ पर कुल देवता या कुल देवी का उल्लेख जो है वो नहीं मिलता। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऐसे जो चिन्ह हैं वो चिन्ह आपको प्राचीन काल से मिल जाएंगे, फ्लैग आपको प्राचीन काल से मिल जाएंगे, लेकिन देवी देवता का सिस्टम प्राचीन काल से मिले ये जरूरी नहीं। प्रत्येक राजवंश की ये प्रथा भी ना रही। अब आगे देखते हैं
इसमें जाटों के विद्रोह के जो क्षेत्र थे वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। ठीक है, अब देखो यहां इस चीज का वो पार्ट नहीं है, लेकिन आप महमूद गजनवी पढ़ते हैं या आप लोग मंगोलों के आक्रमण पढ़ते हैं तो आपको जानकारी मिलती है कि उनका संघर्ष जो है वो इन इलाकों में, इन क्षेत्रों में यहाँ की आम कृषकों के साथ हुआ था, या कि जो इंपॉर्टेंट कास्ट होती है जाट, इनके साथ इनका संघर्ष हुआ था। क्योंकि जब आप गौरी का अंतिम समय पढ़ते हैं तो भी उनकी फाइट पढ़ते हैं इन जाट्स के साथ, तो इसलिए याद रखना है इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, लेकिन अतीत में भी इनके संघर्ष जो हैं वो मेडिएवल हिस्ट्री में हुए हैं, इसलिए इनका जो क्षेत्र है वो दिल्ली के आसपास का रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि शुरुआत कैसे होती है, जो विद्रोह होता है, विद्रोह की शुरुआत कैसे होती है। जो विद्रोह की शुरुआत है, ये विद्रोह की शुरुआत होती कैसे है ये समझ लो। सबसे पहले अगर आप ये चीज समझ जाओगे तो आप बहुत हद तक इस बात को समझने का प्रयोग कर लोगे कि इनकी उत्पत्ति, इनका जो संघर्ष का प्रारूप है ये राजस्थान से नहीं हुआ, बल्कि इनकी उत्पत्ति और संघर्ष जो है वो यूपी और हरियाणा के सघन क्षेत्रों से हुआ है। हम शुरुआत करते हैं एक नंदराम नाम के व्यक्ति से। देखिए नंदराम, इसके द्वारा क्या किया गया, 1660 के आसपास औरंगजेब के शासन के विरुद्ध विद्रोह करता है। औरंगजेब का शासन था, उसके विरुद्ध इसके द्वारा विद्रोह किया गया था। और ये विद्रोह जो है वो कहाँ से किया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत अलीगढ़ से होती है। कहाँ से होती है, अलीगढ़ से होती है। याद कर लेना, अलीगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश का पार्ट है। तो अलीगढ़ के क्षेत्रों में नंदराम के नेतृत्व में 1660 में क्या होता है, विद्रोह होता है। और इस विद्रोह में बहुत सारी कृषक जातियां जो हैं, जो किसान हैं, ये शामिल होते हैं। और इस क्षेत्र की जो मुख्य जाति होती है जाट, ये इसमें शामिल होते हैं। तो इनके द्वारा ये विद्रोह किया गया था। लेकिन उस समय जो औरंगजेब है, इसकी पावर बहुत ज़्यादा थी, इसके पास पूरी दिल्ली थी और इनके पास कोई संगठित सेना ना थी। कुछ किसान और कुछ जो जाट समूह है, इनको साथ लेकर संघर्ष किया जाता है अलीगढ़ में। लेकिन औरंगजेब इस विद्रोह को दबा देता है। क्या कर देता है औरंगजेब, औरंगजेब जो है वो इस विद्रोह को दबा दिया गया। तो नंदराम का विद्रोह दबा दिया गया। नंदराम का विद्रोह क्या किया गया, दबा दिया गया। लेकिन विद्रोह की चिंगारी जो है वो नंदराम ने लगाई थी। यहां नंदराम के द्वारा पहली बार औरंगजेब को चैलेंज किया जाता है। ना कोई शासक था, ना कोई ये ऐसा कोई विद्रोही नेता था, ना कोई सरदार था, ना कोई रैयतदार था, ना इसके पास रियासत थी, ना कोई बड़ा जागीरदार था। लेकिन इसने फिर भी औरंगजेब के विरुद्ध जो विद्रोह है उसकी कमान जो है वो संभाली। ठीक है, अब इसका विद्रोह 1660 में जब दबा दिया, लेकिन मैंने कहा कि चिंगारी जो है वो चिंगारी लग चुकी थी और अब जो चिंगारी है वो आगे बढ़ेगी। अच्छा, फिर जो विद्रोह है सेकंड पर, ये विद्रोह कहाँ होता है, तिलपत में होता है, तिलपत फरीदाबाद। ठीक है, इस तिलपत में विद्रोह होता है और विद्रोह होता है 1669 में, 1669 1669 में ये विद्रोह होता है। और ये विद्रोह दूसरा विद्रोह होता है औरंगजेब के शासन के विरुद्ध। और इस विद्रोह की जो नेतृत्व कर रहा था, इस विद्रोह का नेतृत्व है गोकुला के नेतृत्व में होता है 1669 में तिलपत फरीदाबाद में।
ठीक है। तो ये नेतृत्व में दोबारा 9 साल के बाद 1669 में दोबारा विद्रोह की शुरुआत होती है और इस विद्रोह में पहले से ज्यादा मात्रा में लोग शामिल हुए थे, किसान शामिल हुए थे, किसान शामिल हुए, जाट वर्ग शामिल हुआ, दलित वर्ग शामिल हुआ और मजदूर वर्ग शामिल हुआ। तो जो टैक्स लगाए हुए थे, जो मुसलमानों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा टैक्स लगाए हुए थे, टैक्सों के विरुद्ध जो किसान जातियां हैं, दलित वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं और इस क्षेत्र के आसपास जो जाट जातियां थी, इनके ये जो इकट्ठी होती है और गोकुला इनके नेतृत्व में जो विद्रोह है ये किया जाता है 1669 में। 9 साल के बाद दोबारा जो औरंगजेब को चुनौती दी गई और तिलपत का ये विद्रोह बहुत हद तक प्रभावी होता है और इसके द्वारा इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब क्या करता है, औरंगजेब मुगल फौजदार हसन अली के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी जाती है गोकुला के विद्रोह को दबाने के लिए और मुगल फौजदार हसन अली इस विद्रोह को दबा देता है। ठीक है, हसन अली विद्रोह को दबा देता है। अब आपको एक बात समझ में आई होगी कि अब तक जो नॉर्मल विद्रोह थे, अब उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ चुकी है, लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर अब सैन्य अभियान हो रहे हैं इनके विरुद्ध। तो पहली बार हसन अली के नेतृत्व में यह सैन्य अभियान किया जाता है और इसमें गोकुला के नेतृत्व में जो विद्रोह था, इस विद्रोह को क्या किया जाता है साथियों, दबा दिया जाता है। ठीक है, जब इस विद्रोह को दबा दिया गया तो इस विद्रोह को दबाने के बाद गोकुला जाट जो है इसको गिरफ्तार किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया और जब इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो इसके सामने कुछ शर्तें रखी जाती हैं कि तुम कभी विद्रोह ना करोगे, इस क्षेत्र में तुम कभी दोबारा देखोगे ना, इस क्षेत्र में जो है वो कोई उपद्रव ना मनाओगे, मुगलों के प्रति जो है वो शांत रहोगे। ऐसी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन इनको रखी, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने इन टर्म एंड कंडीशन को ना माना, मानने से मना कर दिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इनके सामने इस्लाम स्वीकार करने का जो प्रस्ताव है वो रखा था कि तलवार और इस्लाम में से आप एक चीज चुनिए, तो गोकुला जाट जो है वो मना कर देता है और इसके बाद इनकी क्या कर दी जाती है साथियों, हत्या कर दी जाती है। हत्या कर दी गई। अब यह पहली बार ऐसा था कि जब सीधा जनता का नेतृत्व जो है उसकी हत्या कर दी गई हो, जनता के लीडर की हत्या कर दी गई हो। तो पहले जो विद्रोह नंदराम के नेतृत्व में था वो इतना था, इसके बाद गोकुला जाट के नेतृत्व में जो विद्रोह था वो थोड़ा व्यापक हो गया और वो विद्रोह काफी फैल जाता है। और जब ये विद्रोह फैल गया तो उसके बाद इनकी हत्या हुई, उसके बाद इस विद्रोह ने बड़ा रूप धारण कर लिया। जनता में बहुत सारा गुस्सा था, जनता चाहती थी कि इसका जो बदला है वो बदला लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो जनता क्या करती है, प्लान बनाती है कि इसकी जो हत्या है ये आगरा के फौजदार जो है इसका इसमें सहयोग होता है, इसलिए इस क्षेत्र की जनता सक्रिय हो जाती है। और आप लोग नोटिस करो, ये आंदोलन उत्तर प्रदेश से धीरे धीरे भरतपुर की ओर शिफ्ट हो रहा है। पहले ये आंदोलन अलीगढ़ के आसपास था, फिर ये फरीदाबाद की तरफ आया और अब ये आंदोलन भरतपुर की तरफ आ रहा है, आगरा तक आ गया। और आगरा और भरतपुर की जो दूरी है वो बहुत कम है। तो ये अलीगढ़ से चलता चलता आंदोलन कहाँ गया, ये एक स्वतंत्रता संग्राम था इनके लिए अपनी रियासत की आजादी थी। तो देखिए आगरा के फौजदार, यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि फौजदार जो है ये पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट होती है। तो आगरा के फौजदार के विरुद्ध जाट विद्रोही एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और जब इकट्ठे हो गए
तो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको कुछ ना कुछ तो सबक सिखाना है, ऐसे ना छोड़ा जाएगा, ऐसे इसको मुक्त ना किया जाएगा, ऐसे इसको माफ ना किया जाएगा। अब देखो यहाँ का जो फौजदार होता है, एक दिन ये दिल्ली से आगरा की तरफ आ रहा था और इसी समय इसकी जो मुठभेड़ है वो यहाँ के विद्रोहियों से हो जाती है, यहाँ के किसानों से हो जाती है, यहाँ के जाटों से हो जाती है और इन्होंने आगरा के फौजदार की क्या कर दी, हत्या कर दी। आगरा के फौजदार की हत्या कर दी और इसे गोगला की हत्या का बदला बताया। अब पहली बार ऐसा हुआ कि पहली बार किसी मुगल अधिकारी की हत्या की गई हो, मुगल फौजदार की हत्या की गई हो, जिसके कंट्रोल में आगरा आता था, उस आगरा को संभालने वाले व्यक्ति की हत्या की गई हो। और जब ऐसा कांड किया गया तो स्वाभाविक है इनका जो नेता था औरंगजेब था वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ और बहुत ज़्यादा जब क्रोधित हुआ तो उसने इस बात को सोचना शुरू कर दिया कि कैसे भी करके इस क्षेत्र के विद्रोह को क्या करना है साथियों, शांत करना है। अब देखो, अब ये जो आगरा के अंदर विद्रोह था, ये विद्रोह धीरे धीरे शिफ्ट होकर भरतपुर की तरफ आ रहा है। विद्रोह और मुगलों के प्रति संघर्ष, मुगलों के प्रति संघर्ष, भरतपुर याद रखना, अभी ये है नहीं, ये क्षेत्र है, अभी इसकी स्थापना नहीं हुई है। कहीं कहोगे साहब अभी तो स्थापना कर दी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इन क्षेत्रों की ओर आता है कि प्रति संघर्ष भरतपुर की ओर आता है, भरतपुर की ओर आता है। ठीक है, तो ये जो धीरे धीरे संघर्ष था अलीगढ़ से शुरू हुआ और अलीगढ़ से शुरू होके ये संघर्ष फरीदाबाद आया, फरीदाबाद से ये संघर्ष आगरा आया और आगरा से अब ये संघर्ष जो है वो भरतपुर के सघन इलाकों में आ जाता है और एक गांव पड़ता है सिनसिनी। अब देखो, अब ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह प्रवेश कर चुका था राजस्थान के अंदर, वर्तमान राजस्थान के अंदर। वैसे राजस्थान था ना, तो सिनसिनी के सघन इलाकों में प्रवेश करता है और खानचंद्र के नेतृत्व में अब यहाँ पर भी विद्रोह होने लगा। किसानों ने मना कर दिया कि हम अब कोई टैक्स नहीं देंगे, किसानों ने मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के मुगल आदेश को नहीं मानेंगे, किसानों ने मना कर दिया कि इन क्षेत्रों से कोई भी वाहन, कोई भी सामान, कोई भी सैन्य सामान नहीं गुजरने दिया जाएगा। अगर फिर भी गुजारने का प्रयास किया, फिर भी उसको ले जाने का प्रयास किया तो उसे लूट लिया जाएगा। तो देखो, पहली बार इंटरनल और आंतरिक रूप से ये संघर्ष जो है वो खानचंद्र के नेतृत्व में होता है। ठीक है, लेकिन अब ये संघर्ष जो है वो ग्रामीण इलाकों में आ चुका था, इसलिए एक प्रकार से जो मुगल सेना है और जो स्थानीय नेता हैं इनके बीच में संघर्ष की संभावना थोड़ी कम हो गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मुगलों की सेनाएं जो हैं ये इतनी रूप से प्रभावी ना थी जितनी आगरा या किसी अन्य शहर में ये प्रभावी थी। अब आगे क्या होता है, जब ये खानचंद्र के नेतृत्व में होता है तो इसका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ब्रज। तो इस ब्रज जो है ये मुगलों से संघर्ष करता है, मुगलों से संघर्ष करता है और संघर्ष करता हुआ मारा जाता है, मारा जाता है। तो यानी कि जो अब इसका इम्पैक्ट भी बहुत प्रभावी हुआ। जब ये लड़ाइयाँ
इंटरनल क्षेत्रों में होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। तो जो पहले शहरों में लड़ाई जा रही थी, अब ये राजस्थान के भरतपुर के इन जो वर्तमान क्षेत्र हैं इनमें प्रवेश कर चुकी थी और पहली बार ब्रज जो है वो इंटरनल क्षेत्रों में लड़ता हुआ मारा जाता है। अब जैसे ही ये मारा गया तो अब ये जो चीज़ें हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होती जा रही हैं। इसके बाद ये नेतृत्व जो है वो किसके नेतृत्व में आ जाता है? राजा राम के नेतृत्व में। ठीक है, अब ब्रज के बाद ये जो आंदोलन है ये किसके पास आ गया था? राजा राम के पास आ गया था और राजा राम के द्वारा काफ़ी चैलेंज किया जाता है मुगलों को। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इनके द्वारा सिकंदरा पर आक्रमण किया गया था और सिकंदरा में आप लोगों को मालूम है कि जो अकबर की कब्र है वो अकबर की कब्र को खोद के इन्होंने जला दिया, उसमें आग लगा दी। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ था कि इनके जो स्मारक हैं, इनके जो चिन्ह हैं उनको मिटाना शुरू कर दिया था कि जहाँ जहाँ हमारा क्षेत्र होगा वहाँ वहाँ तुम्हारे चिन्ह ना होंगे, अवशेष ना होंगे, इनको तुम यहाँ से ले जाओ। तो राजा राम के नेतृत्व में विद्रोह होता है। किसानों ने, आम जन ने, ठीक है, आम जनता देखो हमेशा साथ चलती है। कोई भी विद्रोह होता है तो उसमें ऐसा नहीं कि साहब बिल्कुल एक ही वर्ग जो है वो विद्रोह कर रहा है, बाकी के सब देख रहे हैं। जो भी जनता होती है उस क्षेत्र की वो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो किसानों ने इनका समर्थन किया। किसानों ने क्या किया? इनका समर्थन किया और सिकंदरा पर 2 आक्रमण किए। सिकंदरा पर क्या किया साथियों? 2 आक्रमण करते हैं सिकंदरा पर, और सिकंदरा पर 2 आक्रमण किए। इनमें पहला जो आक्रमण है, पहला आक्रमण असफल रहता है, असफल रहता है। लेकिन इससे एक बात, ये जो चीज़ सामने आ गई, राजा राम को ये पता चल जाता है कि भाई इनके पास इतनी पावर ना है जितनी पावर हमको लगती है कि भाई इतनी बड़ी सल्तनत के शासक हैं तो इनके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं। और दूसरा जो संघर्ष होता है, दूसरा जो आक्रमण होता है, इसे में ये सिकंदरा पर आक्रमण, और इस बार इन्होंने वो कर दिया जो इतिहास में दर्ज है। ठीक है, तो इन्होंने इस बार क्या किया? दूसरा जो आक्रमण होता है इसमें सिकंदरा पर आक्रमण किया और जो अकबर की जो कब्र होती है, इस अकबर की कब्र को खोद कर आग लगा दी। उसकी हड्डियां, जो तुम्हें पता है कि इतने सालों के बाद उनकी जो कब्र है उस कब्र के अंदर जो हड्डियां थी उनको खोद कर उसमें क्या लगा दी साथियों? आग लगा दी। तो ये पहली बार। अब दूसरी बार जो औरंगजेब है वो काफ़ी हर्ट होता है कि उसके पूर्वज जो है उनमें आग लगा दी। आप सोचो, अगर किसी भी समाधि स्थल के साथ ऐसा किया जाएगा तो शासक जो है वो तो क्रूर होगा ही, उसे तो स्वाभाविक है, गुस्सा आएगा ही। और यहाँ पर ये सब कुछ हो जाने के बाद औरंगजेब जो है कुछ लोगों को इसके विरुद्ध भेजता है कि भाई जाओ इसका दमन करके आओ। लेकिन उसी समय एक और इम्पोर्टेंट जो घटना है वो घटित हो जाती है। क्या घटित हो जाती है? ईरान का इमाम कुली जो होता है ये दक्षिण जा रहा था। कहाँ जा रहा था? दक्षिण जा रहा था। अच्छा, दक्षिण क्यों जा रहा था? क्योंकि औरंगजेब जो है वो दक्षिण में था, इसलिए ये ईरान से कहाँ जा रहा था? दक्षिण जा रहा था। और इसकी जो कुछ इसके पास जो सामान था वो सामान ये उत्तर प्रदेश के इलाकों से गुजरा। और जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, जैसे ही इसकी सूचना राजा राम को मिलती है, इसको लूट लिया जाता है। इसको लूट लिया
गया। और भैया जब इसको लूट लिया गया तो जब ये साउथ पहुंचा तो खाली हाथ पहुंचा। इसने औरंगजेब से शिकायत की कि साहब हमको लूट लिया, तुम्हारे क्षेत्र में लूट लिया, तुम्हारे क्षेत्र में लूट लिया, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में लूट लिया, तुम्हारे राजधानी क्षेत्र में लूट लिया, बताओ कैसा शासन है तुम्हारा, तुम्हारे खुद के लोग ही सुरक्षित नहीं है। अब पहले से ही बहुत सारी शिकायतें जो हैं वो राजा राम की इनके पास पहुँच चुकी थी। अब और क्रोधित हुए कि हमारा आदमी हमारे क्षेत्र में लूट लिया, सारा साम्राज्य क्षेत्र जो है वो बदनाम हो रहा था औरंगजेब का। ठीक है, गुस्से में इन्होंने एक व्यक्ति को भेजा और उस व्यक्ति का नाम था खाने जहां। क्या नाम था? खाने जहां। इस खाने जहां को भेजा कि भैया जाओ और राजा राम के विद्रोह को दबा के आओ, इसको सबक सिखा के आओ। लेकिन ये सबक जो है खुद सीख गया। तो खाने जहां का राजा राम पर क्या होता है? आक्रमण होता है, पर सफल नहीं होता, पर सफल नहीं होता है। यानी कि जो मुगल सेना आती है उस मुगल सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। खाने जहां के नेतृत्व में जो मुगल सेना भेजी गई थी, मुगल टुकड़ी भेजी गई थी, वो इसको परास्त नहीं कर पाई, इसे हरा नहीं पाई। अब जैसे ही ये खबर औरंगजेब के पास पहुंची तो औरंगजेब बड़ा चिंतित होता है कि ये बड़े सरदर्द बन गया और दिल्ली के बिल्कुल पास वैसे है, क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को। अब इसके बाद क्या होता है? राजा राम के विरुद्ध सैन्य अभियान जयपुर के शासकों को सौंपा गया। जयपुर के शासकों को सौंपा जाता है। आप लोग सोचो कि जयपुर के शासकों को अब ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम जो हैं वो जाटों के विद्रोह का जाकर क्या करो? दमन करो। क्या करो? दमन करो। और इसके लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? राम सिंह की। जयपुर के शासक राम सिंह की नियुक्ति की जाती है राजा राम के विरुद्ध, है ना। राजा राम के विरुद्ध किसको नियुक्त किया गया? जयपुर के राम सिंह को नियुक्त किया जाता है। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, जयपुर के राम सिंह राजा राम के विरुद्ध सफल नहीं होते हैं और ये इनका प्रयास असफल हो गया। इनको मथुरा का सूबेदार बनाया गया था। कहाँ का? मथुरा का फौजदार मान लो आप, मैं तो ये शब्द आपको ज़्यादा समझ में आता है। मथुरा का फौजदार नियुक्त किया गया था। ये जिम्मेदारी दी गई थी कि तुम मथुरा के फौजदार रहोगे और क्योंकि बिल्कुल पास में पड़ता है क्षेत्र, और इनको सबक सिखाओगे, इनको शांत करोगे। लेकिन असफल रहा। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है कि कई अभियान भेजे जा चुके हैं। ये बड़ी बात है कि इनके द्वारा इतना परेशान औरंगजेब को किया गया। ना कोई सेना थी, ना कोई साम्राज्य क्षेत्र था, ना कोई राजधानी थी, ना कोई दुर्ग था, ना कोई बड़ी सैन्य टुकड़ी थी, ना कोई तोपों की कोई बड़ी फौज थी। उसके बावजूद भी इतना बड़ा संघर्ष लेना दिल्ली सल्तनत के साथ कोई आम बात ना थी। देखो यहाँ पर सिकंदरा के ऊपर 2 आक्रमण किए गए थे। पहला आक्रमण असफल होता है और दूसरा आक्रमण सफल होता है, जिसमें अकबर की जो कब्र होती है इसको खोदकर आग लगा दी जाती है। इसके बाद यहाँ से ईरान से एक बड़े व्यापारी जो हैं वो दक्षिण जा रहे थे, इमाम कुली, इनको भी लूट लिया गया। इनका जो पैसा है वो लूटकर सैन्य प्रबंध में इस्तेमाल किया गया और इनकी शिकायत जो है वो औरंगजेब के पास पहुंचती है। औरंगजेब के पास पहुंचने के बाद इनके विरुद्ध किसको भेजा जाता है? खाने जहां को भेजा गया। किसको भेजा गया? खाने जहां को भेजा जाता है। और जब खाने जहां को इनके विरुद्ध भेजा गया तो इन्हें भी इसमें सफलता नहीं मिली। क्या नहीं मिली साथियों? कोई सफलता नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ देखो, खाने जहां को भेजा जाता है। खाने जहां जो है वो असफल होता है और जब असफल हुआ तो यहाँ ड्यूटी लगा दी जाती है जयपुर के शासकों की। जयपुर के शासकों को जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम जाओ और राजा राम को परास्त करो। किसकी नियुक्ति की जाती है?
राम सिंह की नियुक्ति की जाती है। राजा राम के विरुद्ध जयपुर के कछवा वंश के शासक जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए। इनको मथुरा का फौजदार बनाया जाता है और मथुरा का फौजदार बनाया गया। इसी समय इनको भी सफलता नहीं मिलती। राम सिंह जो है ये भी सफल नहीं होते। इसके बाद जो जिम्मेदारी है वो किसको दी गई? बिशन सिंह को। किसको जिम्मेदारी दी जाती है? बिशन सिंह को जिम्मेदारी दी जाती है। बिशन सिंह को कहा जाता है कि राजा राम का दमन करो कैसे भी करके, जितनी सेना तुम्हें चाहिए उतनी सेना ले जाओ, लेकिन आप इनका क्या करो? दमन करो। लेकिन इसी समय क्या होता है? नियुक्ति की गई, लेकिन इनके बीच में कोई संघर्ष जो है वो नहीं होता और इधर राजा राम की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्या होती है साथियों? मृत्यु हो जाती है। एक ये भी कहा जाता है कि इनको किसी सैनिक जो है उसने इनकी हत्या कर दी। तो और ये भी कहा जाता है कि कोई बिशन सिंह जो हैं इन्हीं के द्वारा कोई व्यक्ति जो है वो भेजा गया था, उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन कोई बड़ा संघर्ष जो है वो इनके बीच में ना हुआ। 1 to 1 फाइट जो है वो इनके बीच में नहीं हुई। तो ये जो सफ़र है, ये जो जर्नी है वो किसकी रहती है? राजा राम की रहती है। तो उम्मीद है ये राजा राम के बारे में आपको समझने को मिला होगा। राजा राम का संघर्ष जो है वो आपको जानने को मिला होगा। की मृत्यु हो जाती है तो शासन सत्ता जो है, जिम्मेदारी जो है अब देखो शासन सत्ता को ऐसा कुछ था ना, तो संघर्ष जो था विरासत में क्या मिला? संघर्ष मिला, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष मिला। ये जिम्मेदारी किसके कंधों पर आ जाती है? फतेह सिंह के कंधों पर आ जाती है। ये इनके बेटे होते हैं। अब फतेह सिंह क्या थे? अनुभवी नहीं थे। फतेह सिंह अनुभवी नहीं थे, छापा मार युद्ध में पारंगत नहीं थे। क्या नहीं थे? पारंगत नहीं थे। जैसे ही इनके पिता की मृत्यु होती है वैसे ही कछवाओं ने इनके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और फतेह सिंह जो है ये इस आक्रमण को, आकस्मिक आक्रमण को झेल ना पाए और बिशन सिंह सिनसिनी गांव पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है साथियों? अधिकार कर लेता है। यहां पर पहली बार कछवा जो है वो एंटर हो जाते हैं सिनसिनी में। कछवाओं का अधिकार, कछवाओं का अधिकार हो गया। किसके नेतृत्व में होता है? बिशन सिंह के नेतृत्व में होता है। इस समय शासक कौन होता है? फतेह सिंह होता है। फतेह सिंह ज़्यादा अनुभवी जो शासक हैं ये ना थे, ये छापामार युद्ध में पारंगत ना थे, इसलिए इनके ऊपर कछवाओं का आक्रमण होता है और कछवाओं ने इनको आसानी से क्या कर दिया साथियों? परास्त कर दिया। यहाँ एक किसी भी राजवंश में आप देखो, प्रत्येक राजवंश में एक कमज़ोर कड़ी आती है और उस कमज़ोर कड़ी पर आक्रमण किया जाता है। उसके बाद वो जो विरासत खड़ी की गई थी वो विरासत ढह जाती है। अब यहाँ पर संघर्ष जो है वो किसके कंधों पर आ जाता है? नई जिम्मेदारी, नया संघर्ष, नया नाम, और वो है चूड़ामन जाट। इनके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई संघर्ष की। और ये ब्रज के बेटे होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ब्रज बताया था, तो ब्रज के पुत्र इनके द्वारा बहुत गजब का संघर्ष किया जाता है कछवाओं के साथ, मुगलों के साथ। और अपने टाइम पीरियड में, अपने समय पर सर्वाधिक सफल संघर्ष इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इनका नाम जो है वो इंडियन इतिहासकार तो आप रखो, विदेशी इतिहासकार जो हैं वो भी इनके बारे में जानते हैं, इनके शौर्य के बारे में
जानते हैं। तो इनको सबसे पहले जो टाइटल दिया जाता है वो दिया जाता है भरतपुर जाट राज्य का निर्माता। ठीक है, भरतपुर जाट राज्य का निर्माता। अभी कुछ समय पहले का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में ये जो प्रश्न है वो पूछा गया था कि भरतपुर जाट राज्य का निर्माता जो है वो किसको कहा जाता है, तो चूड़ामन को कहा जाता है। अब देखो इनके बारे में इतिहासकार कानून को क्या कहते हैं, इनके बारे में इतिहासकार कानून को क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है असफल देशभक्त और सफल विद्रोही। यानी कि ये लाइन ये कहती है, इतिहासकार कानून को ये कहते हैं कि राजा राम जो है वो देशभक्त के रूप में सफल नहीं हो पाए, जो उनका मिशन था उस मिशन को वो सफल ना कर पाए, लेकिन इन्होंने जो शानदार विद्रोह किया वो विद्रोह इनका जरूर सफल हो जाता है। इनका विद्रोह जो है वो अपना जो मिशन था उस मिशन में सफल होता है और ये गजब का विद्रोह करते हैं दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में। देखो साहब, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका संघर्ष पढ़ते हैं। अगली जो नियुक्ति की गई थी वो बिशन सिंह की जाती है, और जब बिशन सिंह की नियुक्ति की गई तो बिशन सिंह ने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसको रोका तो नहीं जा सकता। तो इसके मन में एक विचार आया और इसने अपने फौजदारों के साथ, अपने कमांडरों के साथ एक चीज़ डिस्कस की कि क्यों ना जो डीग क्षेत्र है, क्यों ना ये इसमें टच होता है, क्यों ना डीग क्षेत्र है इसको डीग क्षेत्र को जयपुर में मिला लिया जाए, जयपुर में मिला लें। और जब ये बात इन्होंने अपने सैन्य कमांडरों के साथ की तो सैन्य कमांडर तो बहुत वफादार थे औरंगजेब के, है ना, तो औरंगजेब के वफादार थे। जैसे ही ये बात औरंगजेब को पता चलती है कि बिशन सिंह ऐसा सोच रहा है, तो ये इसको मथुरा की फौजदारी से भगा देता है, मथुरा की फौजदारी छीन लेता है, मथुरा की फौजदारी छीन ली। ठीक है साथियों, तो बिशन सिंह जो है वो ये सोच रहा था कि डीग को जयपुर में मिला लिया जाए, लेकिन ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने इसकी से क्या किया, ये फौजदारी छीन ली। और इसके बाद चूड़ामन बहुत तेजी से आक्रमण करता है सिंसनी पर। तो चूड़ामन 1704 में, औरंगजेब के जीते जी 1704 में सिंसनी पर अधिकार करता है, जो पहले चला गया था कछवाओं के अधीन, अधिकार करता है। क्या करता है साथियों, चूड़ामन जो होता है ये 1704 में सिंसनी पर अधिकार कर लेता है, जो कछवाओं के अधीन चली गई थी। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं आजम और मुअज्जम, इनके बीच में संघर्ष हुआ था, उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। इस उत्तराधिकार युद्ध में आजम जो है, इस उत्तराधिकार युद्ध में आजम जो है ये परास्त हो जाता है, और मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है 1707 में। तो क्योंकि ये युद्ध इन क्षेत्रों के आसपास हो रहा था, जाजव का युद्ध जो है ये हो रहा था, तो इसमें आजम को लूटा जाता है आजम को लूटा जाता है, आजम को लूट लिया। ये युद्ध ऑलरेडी हार चुका था, और ये जब लौट रहा था तो इसके ऊपर राजा राम का आक्रमण होता है, चूड़ामन का आक्रमण होता है, और 1707 में इसको लूटा जाता है। और इससे बड़ी मात्रा में सैन्य सामान, इसके घोड़े और इसके हथियार के साथ साथ बड़ी मात्रा में सोना चांदी और राजकोष जो है वो छीन लिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, छीन लिया जाता है। जब ये बात नया शासक कौन बना था इस समय, बहादुर शाह बना था। तो ये बात जब बहादुर शाह को पता चली कि भाई आजम जो है वो मेरे से तो युद्ध हारा, चूड़ामन जो है इसने भी इस पर आक्रमण करके इसको पुनः परास्त कर दिया और इससे बड़ी मात्रा में लूटा है, तो बहादुर शाह तो स्वाभाविक है खुश होगा, क्योंकि उसका शत्रु था ये। तो बहादुर शाह ने चूड़ामन को निमंत्रण भेजा कि आओ
शत्रु और शत्रु मित्र होते हैं, हम दोनों दो दोस्त हैं, हम मित्र हैं और मिलकर काम करेंगे इन क्षेत्रों में। तो चूड़ामन जो है ये बहादुर शाह के पास बुलावे पर जाता है और बहादुर शाह से 1500 जात और 500 सवार, आप इसको मनसबदारी मान लो, 1500 की मनसबदारी देता है। ठीक है, 1500 की मनसबदारी इसको जो है वो देता है। और दिल्ली और जयपुर के बीच के क्षेत्र जो हैं, दिल्ली और जयपुर के जो क्षेत्र हैं इनमें टैक्स वसूल करने का अधिकार देता है। इसमें टैक्स यानी कि रंगदारी जो है वो वसूलने का अधिकार देता है। दिल्ली आगरा के क्षेत्रों पर ये अधिकार जो हैं इसको सौंपा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि इस समय चूड़ामन जाट और बहादुर शाह की जोड़ी जो है वो बन चुकी थी और इन्होंने एक संयुक्त सैन्य युद्ध भी लड़ा था। वो संयुक्त सैन्य युद्ध होता है राजपूतों के विरुद्ध, जो इतिहास में जाना जाता है सांबर का युद्ध। सांबर का युद्ध ये कब हुआ था? 1708 में हुआ था। और इस युद्ध में मुगल सेना और चूड़ामन युद्ध करते हैं, किसके विरुद्ध? राजपूतों के विरुद्ध। ठीक है, तो ये एक सिंबल है, इनके साथ गया था और इनके साथ ये संघर्ष किया था। तो इससे पता चलता है कि इस समय चूड़ामन और बहादुर शाह जो हैं वो काफ़ी नज़दीक थे और दोनों के बीच में काफ़ी सामंजस्य था और दोनों एक साथ युद्ध भी लड़ रहे थे, एक दूसरे क्षेत्रों में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे थे। लेकिन बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है 1712 में। ठीक है, नया शासक जो बना था बहादुर शाह, ये 1712 में ये मर गया और इसके बाद कौन आया? फर्रुखसियर आया। और जब फर्रुखसियर शासक बनता है तो ये चूड़ामन को कुछ संशय की दृष्टि से देखता है, चूड़ामन को कुछ डाउट की नज़र से देखता है कि ये मेरे लिए संघर्ष ना बन जाए, ये मेरे शत्रुओं से मिलकर मेरी ही सत्ता ना उखाड़ फेंके। इसलिए इसके जो पावर दे रखी थी, इसकी पावर को ये क्या कर लेता है? छीन लेता है। ठीक है, और चूड़ामन क्या, फर्रुखसियर क्या करता है? चूड़ामन को दिए अधिकार छीन लेता है। ये कहता है ठीक है भाई, छीन ले, तेरे छीनने से हो क्या रहा है? अपुन फिर भी दिल्ली से लेकर आगरा तक किसी भी आदमी को टोल टैक्स दिए बिना नहीं जाने देगा, रंगदारी तो वसूलेगा। ठीक है, तो फिर चूड़ामन ने दिल्ली आगरा मार्ग, ठीक है, ये एक लाइन है दिल्ली आगरा मार्ग, बाकी इस पूरे क्षेत्र पर या इसकी अनुमति के बिना कोई भी आदमी इधर से उधर नहीं जा सकता था सामान लेकर। दिल्ली आगरा मार्ग पर लूट मार शुरू की। क्या की साथियों? लूट मार शुरू कर देता है। और जब इसके द्वारा लूट मार शुरू कर दी गई थी तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए छबीला राम को भेजा जाता है। किसको भेजा गया? छबीला राम को भेजा गया। लेकिन छबीला राम चूड़ामन से परास्त होता है। कैसे हरा दोगे भैया? अपने क्षेत्र में परास्त होता है, दिल्ली थोड़ी थी। तो चूड़ामन ये कहता है छवाली राम तुम हिंदू हो, अच्छी बात है, लेकिन तुम हमसे संघर्ष नहीं कर सकते, हमसे संघर्ष नहीं जीत सकते, क्योंकि अपुन अब क्या है? पावरफुल है। क्या है? पावरफुल है। और छवाली राम जो है वो बुरी तरीके से परास्त होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा अभियान भेजा गया, खान ए दौरा। ठीक है, खान ए दौरा के नेतृत्व में भेजा गया चूड़ामन के विरुद्ध। लेकिन इसको अपनी स्थिति पता चल जाती है 1-2 दिन के अंदर ही कि भाई इस आदमी से हम नहीं जीत सकते। इसलिए ये फर्रुखसियर को समझाता है कि भाई समझौता कर ले, इससे जो अधिकार दे रखे थे वो वापस दे दे, क्यों बेवजह तुम हमको मरवाना चाहते हो? ये अभी अच्छा, ये आप लोग कहोगे सर ये खान ए दौरा कौन था? तो ये मथुरा प्लस आगरा का सूबेदार था, है ना? तो इसको तो बिल्कुल आसपास ही रहना पड़ता था। ये मान लो दिल्ली और भरतपुर, धौलपुर और डीग के बीच में बफर जोन था खान ए दौला का, तो इसको भेजा गया था। लेकिन इसने क्या किया? समझौता कर लिया। क्या कर लिया साथियों? समझौता कर लिया। और समझौता करने के बाद पूर्व में दिए अधिकार वापस लौटा दिए।
पूर्व में दिए अधिकार पूर्व में दिए गए जो अधिकार थे वो पूर्व में दिए गए अधिकार वापस लौटा दिया गया और यहाँ चूड़ामन से समझौता कर लिया खान ए दौरा के द्वारा। क्या किया साथियों? खान ए दौरा के द्वारा समझौता कर लिया जाता है और समझौता करने के बाद इनकी मुलाकात होती है। क्या होती है साथियों? मुलाकात होती है कब? 27 सितंबर 1713 को। ये खान ए दौरा जो होता है ये चूड़ामन को लेके जाता है किससे मिलाने? फर्रुखसियर से मिलाने। और फर्रुखसियर जो होता है वो राव की उपाधि देता है। क्या किसकी उपाधि देता है? राव की उपाधि देता है। किसको? चूड़ामन को। तो पहली बार फर्रुखसियर के द्वारा इसको उपाधि दी जाती है, राव की उपाधि 27 सितंबर 1713 को। इसका मतलब होता है मुखिया, इसका मतलब होता है कि उस क्षेत्र का जमींदार या उस क्षेत्र का मालिक। ठीक है, तो राव की उपाधि 27 सितंबर 1713 को दी गई। और क्या दिया गया था? दिल्ली से लेकर सिकंदरा तक टैक्स वसूलने, रंगदारी, शाही रंगदारी जो है उसके अधिकार जो हैं ये भी दे दिए जाते हैं। तो इतनी पावर जो है वो इसके पास थी कि दिल्ली से लेकर और इस क्षेत्र तक आप इसकी अनुमति के बिना गाड़ी नहीं ले जा सकते, बैलगाड़ी नहीं ले सकते, कोई भी चीज़ जो है वो नहीं ली जा सकती। तो ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको क्या रखनी है साथियों? ध्यान रखनी है कि ये जो चीज़ें हैं ये इनके पास होती ही होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिल्ली के शाही मार्गों, सेनाओं, व्यापारियों के साथ लूटमार करते हैं। ठीक है, यानी कि इन्होंने ये महसूस करा दिया कि भाई ये जो लैंड है, ये जो धरती है, ये जो क्षेत्र है भरतपुर का, ये हमारा है। यहाँ आप बिना परमिशन के मुंह उठा के नहीं जा सकते, ना आप आ सकते हैं। यहाँ पर हम बैठे हैं, हमारी अनुमति से ही आपको इस क्षेत्र से जाना है, हमारी अनुमति से ही आपको आना है। इसके लिए आपको टैक्स देना होगा, इसके बदले आपको पैसा देना होगा। अगर आप पैसा ना दोगे तो लूट लिए जाओगे, मार दिए जाओगे। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि ये कोई हाईवे नहीं है। अगर हाईवे भी है तो टोल टैक्स देना पड़ेगा, और टोल टैक्स किसको देना है? चूड़ामन जाट को देना है। इन्होंने कह दिया, कह दो अपने सरदार से जाके कि अब जो आपकी सेनाएं हैं वो हमारे क्षेत्र से होकर नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ लगेगा टोल टैक्स। ठीक है, तो ये स्थिति हो जाती है और दिल्ली की शाही सेनाओं को लूटना शुरू कर दिया। ये पहली बार था जब शाही सेनाओं को क्या बनाया गया साथियों? शाही सेनाओं को भी निशाना बनाया जाता है, शाही सेनाओं को भी लूटा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली सल्तनत में अपने हाथ जो है वो जमाना शुरू किया, पैर जो है वो जमाना शुरू किया। और दिल्ली में एक इंपॉर्टेंट पावर की धुरी होती है सैयद बंधु, जिनके बारे में आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उनके बिना, उनको किंग मेकर कहते हैं कि भैया ना कोई इनके बिना शासक बनता था और मन चाहे उस शासक को ये निपटा देते थे। तो चूड़ामन ने इनके साथ हाथ मिलाया। सैयद बंधुओं के साथ हाथ मिलाया जाता है। असल में ये कूटनीति का हिस्सा था। अगर आपको राजा से लड़ना है, राजा की सेना से लड़ना है, तो उनके विद्रोहियों से आपका हाथ मिलाना जरूरी है। तो उस समय सैयद बंधु जो हैं ये बड़े पावरफुल होते हैं। सैयद बंधु जो हैं इनको ये समझ लीजिए उस समय सेकंड पोजीशन थी इनकी दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत। और दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत ऐसा आदमी चाहिए था जो इनको बाह्य रूप से क्या कर सके? सपोर्ट कर सके। और जैसे ही सैयद बंधुओं के इनके द्वारा हाथ मिलाया जाता है तो इनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की स्थापना की जाती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है थून का किला। थून का किला हिस्ट्री ऑफ भरतपुर में इंपॉर्टेंट
नाम है थून का किला। इसको थून जाटौली भी बोलते हैं, की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो जब सैयद बंधुओं का इनको सहयोग मिल जाता है तो इन्होंने सैयद बंधुओं के सपोर्ट से आप मान लो कि भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम दुर्ग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कुछ ना होगा। और थून के किले का निर्माण जो है वो कर दिया गया, उसका सुदृढ़ीकरण जो है वो कर दिया गया। और यही नहीं, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले कछवाओं के ऊपर ये क्या करते हैं, आक्रमण कर देते हैं। क्या किया साथियों, कछवाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। जुलाई 1714 में भोजपुर के पास क्या है, कछवाओं की चौकी थी। भोजपुर के पास कछवाओं की सैन्य चौकी को छीन लिया। ये आपका गन्ना पक्षी जो बिहार है, गन्ना पक्षी बिहार से उधर भोजपुर पड़ता है, तो यहाँ पर कछवा शासकों की क्या थी, सैन्य चौकी थी। यहाँ पर उनका आर्मी डिप्लॉय थी, यहाँ पर उनकी सैनिक थे, तो उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है और सबसे पहले इसको कंट्रोल में ले लिया जाता है और कह दिया जाता है कि अब जो हमारी सीमाएं हैं ये भोजपुर तक फैलती हैं। तो सबसे पहले कछवाओं से भोजपुर छीन लिया गया। उस समय ये सामान्य बात ना थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के साथ साथ जयपुर के शासकों से भी यहाँ पर संघर्ष जो है वो मोल लिया जा रहा था। इसके अलावा ये अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं और फिर उसके बाद हिंडौन, आप लोग दूरी लगाओ, हिंडौन के बाद अलवर, बयाना तक सैन्य चौकियों का विस्तार, सोचो आप, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप लोग आज, अगर आप आज भरतपुर में खड़े हैं, आज आप डीग में खड़े हैं, तो आप दूरी लगाओ हिंडौन कितनी किलोमीटर है यहाँ से, आप दूरी लगाओ अलवर का जो मेवात क्षेत्र है ये कितनी दूर है यहाँ से, आप दूरी लगाओ बयाना कितनी दूर है यहाँ से। तो ये कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था कि बयाना, अलवर और हिंडौन, इन क्षेत्रों तक सैन्य चौकियाँ जो हैं वो स्थापित की जाती हैं। और वो भी तब जब ना कोई बड़ी सेना थी, ना कोई बड़ा शहर था, ना कोई बड़ा दुर्ग इनके पास था, और दोनों तरफ के राजा विरोधी थे। इधर दिल्ली सल्तनत का राजा जो है वो विरोधी था और इधर जयपुर के जो कछवा शासक हैं ये भी सहयोगी नहीं थे। ठीक है, तो इस बात से दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं ये चिंतित हो जाते हैं और क्या होता है, टेलीफोन किया जाता है जयपुर के शासकों के पास। और उस समय जयपुर का शासक कौन होता है, सवाई जयसिंह। कौन था जयपुर का शासक, सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह को उस समय मालवा का सूबेदार था। कहाँ का, मालवा का सूबेदार था। और इस मालवा के सूबेदार को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इसको कहाँ बुलाया जाता है, मथुरा। मथुरा का फौजदार इसको नियुक्त किया गया और जिम्मेदारी दी जाती है। वो पहले जिम्मेदारी पहले बिशन सिंह को दी गई थी, जो जिम्मेदारी पहले राम सिंह को दी गई थी, सेम जिम्मेदारी सवाई जयसिंह को दी जाती है। और सवाई जयसिंह कोई छोटा नाम ना है इतिहास में। आप राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह जो है वो कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। इनको ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें विद्रोह का दमन करना है, तुम्हें चूड़ामन के विद्रोह का दमन करना है। और ये पेन, चूड़ामन के विद्रोह का दमन करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर सवाई जयसिंह जो है वो मालवा से छोड़कर अपना सारा कामकाज कहाँ पे आ जाता है, मथुरा आ गया। मथुरा आया, भैया प्लानिंग की, उधर दिल्ली से मुगलों की सेना बुला ली, कुछ जो है वो जयपुर के कछवाओं की सेना पहुंच जाती है। मथुरा जो है वो बिल्कुल इन्होंने बना दिया आर्मी का घेरा।
और ये बहुत बड़ी सेना लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं, इन्हें पता चला कि साहब वो तो वहाँ रहता है थून के किले पर, और ये सारी सेना लेकर कहाँ पहुँच जाते हैं, थून के किले पर पहुँच जाते हैं। तो 1716 में थून के किले पर आक्रमण क्या हो जाता है, थून के किले पर आक्रमण इन लोगों ने कर दिया। बड़ी बड़ी सेनाएं लेकर ये कहाँ पहुँच जाते हैं, थून के किले को जाकर घेर लेते हैं। ठीक है, और जब इन्होंने थून के किले को जाकर घेर लिया तो क्या हुआ पता है, कुछ नहीं हुआ। थून के किले में तो चूड़ामन जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए थून के किले के अंदर एंटर हो जाता है। जैसे और शासक हुए थे, मेवाड़ के कई शासक हुए, मारवाड़ के कई शासक हुए, है ना, कई शासक जो हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग के अंदर कुछ समय खुद को सुरक्षित कर लेते। अब बाहर जो है मुगलों की सेना घेरा डाल लेती है। मुगलों की सेना ने बाहर घेरा डाल लिया, और उसके ऊपर कछवाओं की सेना जो होती है ये भी साथ तो थी, इनका तो भैया मालिक था यहाँ सवाई जयसिंह था, इसने भी थून के किले का घेरा डाल लिया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अंदर से ना थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी बाहर से। बाहर जैसे ही रात होती थी, जैसे ही अंधेरा होता था, आम जो जनता है, डी की आम जनता जो है, उसके आसपास के जो गांव थे, 10-10 किलोमीटर 12-12 किलोमीटर के लोग ये रात में आते थे और रात में इनके ऊपर आक्रमण करते। रात में इनके ऊपर आक्रमण करते, कोई इनके घोड़ाओं को चोर ले जाता, कोई इनके खाद्य सामग्री जो है उसको छीन ले जाता। इतनी बुरी हालत। सोचो आप गांव से कैसे लड़ोगे, गांव के लोगों से कैसे लड़ोगे, जो तो वहीं रहते हैं, वो तो वहीं आसपास उनका डेली का रहना, वहीं उनके खेत, आप उनसे कैसे लड़ोगे। तो इन्होंने इनको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया। इनको पानी की सामग्री नहीं मिल पा रही थी, जितने भी आसपास के तालाब थे, पोखरे थी, उनमें इन्होंने जो विष होता है, जहर होता है, वो वाली चीज़ें मिला दी। इन्होंने जो घोड़ों को चरने के लिए घास होती है उसमें आग लगा दी, तूरे में आग लगा दी, कुटी में आग लगा दी, भुस्सी में जितनी भी चीज़ें थी उनको आग के हवाला कर दिया। अब सोचो इतनी बड़ी सेना के घोड़े खाएं तो खाएं क्या, है ना। तो ये आक्रमण दिन वे दिन समस्या बनता जा रहा था, और जयसिंह के लिए प्रतिष्ठा की बात बन चुकी थी कि कैसे भी करके इस किले को ख़त्म करना है। लेकिन थून के किले को विजित नहीं कर पाए। सवाई जयसिंह जो है इसको विजित नहीं कर पाए, और जब विजित नहीं कर पाए तो कई महीने तक ये संघर्ष जो है वो चलता रहा। कई महीने तक जो घेराबंदी है ये चलती रही। इसकी सूचना कहाँ पहुँचती है, इसकी सूचना दिल्ली पहुँच गई। कहाँ पहुँच गई, दिल्ली पहुँच गई। अब जैसे ही दिल्ली इसकी सूचना पहुँचती है भैया, दिल्ली इसकी सूचना पहुंची। सूचना जो है वो किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, सैयद कुतुबुल मुल्क के द्वारा पहुंचाई जाती है। सैयद कुतुबुल मुल्क कौन था, आगरा का फौजदार। आगरा का फौजदार था। इसने कहा कि साहब क्या कर रहे हो, क्या हो गया कि इन्होंने थून के किले को घेर रखा है, चूड़ामन जाट को घेर रखा है। उसने कहा था वाह बहुत अच्छी बात है, घेर रखा है तो, अरे घेर रखा है लेकिन हालत खराब है, वहां पे हार जाओगे। दो सेनाएं, मुगलों की सेना और कछवाओं की सेना ने चूड़ामन को किले के अंदर घेर रखा है, लेकिन बाहर से जो आम जनता है, आम गांव के लोग हैं, वो आक्रमण कर रहे हैं। और 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना नहीं होता, घोड़ों को खाने के लिए घास नहीं है, हमारे लिए खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। 20-20, 22-22 किलोमीटर दूर से हम पानी लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से लाते हैं। आधे रास्ते को तो जनता बीच में छीन लेती है। तो उन्होंने कहा था क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, समझौता किया जाए। समझौता ना किया गया तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। और उसके बाद सैयद कुतुबुल मुल्क जो है, ये सैयद बंधु, याद रखना मैंने आपको बताया था, कहाँ बताया था, कहीं बताया तो था, यहाँ बताया था। देखो सैयद बंधुओं के साथ हाथ में आता, सैयद बंधुओं का सपोर्ट था, है ना। तो सपोर्ट था, तो सैयद कुतुबुल मुल्क जो है सैयद बंधुओं के पास जाता है और कहते हैं कि भाई आप अपने आदमी को कहो, आप बात करो चूड़ामन से कि हम जो है वो समझौता करना चाहते हैं। भाई कोई तो संदेश लेके जाएगा, इनका आदमी तो जा ना सकता। तो उन्होंने अपने आदमी भेजा और उसके साथ सैयद कुतुबुल मुल्क को भेजा, जो कि आगरा का फौजदार था। ये अपने साथ आदेश लाया था समझौते करने का दिल्ली से। इसने दिल्ली से आदेश लाकर सवाई जयसिंह को पकड़ा दिया, लो भाई पकड़ो, ये क्या है खोल के देख,
समझौता करना है और क्या। तुम्हें 2 महीने हो गए यहाँ बाहर पड़े पड़े, कहा ठीक है भाई कर लो। सैयद कुतुबुल मुल्क के सहयोग से चूड़ामन और सवाई जयसिंह और दिल्ली में समझौता हो गया। अब आप लोग कहोगे नहीं साहब, चूड़ामन जाट तो बहुत छोटा शासक था ना, और सवाई जयसिंह इतना बड़ा शासक था, दिल्ली सल्तनत इतनी बड़ी थी, तो चूड़ामन के सामने बड़ी कड़ी शर्तें रखी होंगी। वो तो नहीं, उसने अपनी शर्तों पर समझौता किया था, उसने उन मुद्दों पर समझौता किया था जो उसको फेवर करते हैं, है ना। उससे कुछ ना छीना गया, उसको प्राप्त हुआ, और समझौते के बाद उसको एक बहुत स्वीट गिफ्ट जो है वो दिया गया। क्या दिया जाता है? समझौते के तहत दिल्ली से लेकर ग्वालियर, दिल्ली से ग्वालियर तक टैक्स वसूलने का अधिकार, टैक्स वसूलने का अधिकार। आप सोचो, है ना, अपना क्षेत्र नहीं दिया, जो उस समय चूड़ामन के पास था वो तो रहा ही रहा, प्लस क्या मिला? प्लस में ये मिला कि दिल्ली से ग्वालियर तक टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया कि अब चूड़ामन के बिना दिल्ली से लेकर ग्वालियर तक कोई भी आदमी नहीं गुजर सकता, टैक्स वसूलेगा चूड़ामन। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो, ग्वालियर दूसरे स्टेट में पड़ता है, बीच में राजस्थान पड़ता है, बीच में यूपी पड़ता है, उसके बाद दिल्ली पड़ती है, दिल्ली आती है। इतने बड़े क्षेत्र में कौन आदमी टैक्स वसूल रहा है? एक चूड़ामन जाट टैक्स वसूल रहा है। भरतपुर, डीग, धौलपुर की जनता टैक्स वसूल रही है। ये पावर थी, और इस समय इसकी शक्ति अपने चरम पर थी, शक्ति अपने चरम पर थी। नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताया जाता, दिक्कत होती है, लोगों को छिपाने में दिक्कत होती है, इतने बड़े नाम को बचाने में दिक्कत होती है कि कैसे भैया इतने बड़े दुर्ग को इतने बड़े शासक ने घेर लिया और उसके बाद भी ना जीत पाया। ऐसे शासक से जीत ना पाया जिसके पास ना राजधानी थी, ना कोई और कुछ था, लेकिन फिर भी बहुत बुरे हारे। ठीक, अब देखो, इसके बाद इस टैक्स वसूलने को लेकर एक व्यक्ति होता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी के साथ बॉर्डर लगता था पहले। फतेहपुर सीकरी का फौजदार था, और उस फौजदार का नायब असिस्टेंट था नीलकंठ। इसके साथ चूड़ामन जो है, इसका संघर्ष हो जाता है, इसकी बहस हो जाती है किसी अधिकार क्षेत्र को लेकर, क्योंकि जो पावर चूड़ामन को दे रखी थी ये उसमें सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए फतेहपुर सीकरी के ऊपर आक्रमण किया गया था और नीलकंठ को क्या किया? परास्त किया गया, परास्त किया गया। तुमको पता है फतेहपुर सीकरी अकबर के समय पर राजधानी रहती है, अकबर खुद वहाँ फतेहपुर सीकरी में रहता था, तो फतेहपुर सीकरी इनके लिए इम्पोर्टेंट जगह थी। तो इस पर आक्रमण किया जाता है और यहाँ का जो नायब था नीलकंठ, इसको परास्त किया जाता है और फतेहपुर सीकरी के एक बड़े भाग पर क्या कर लिया गया? कब्जा कर लिया गया। और जैसे ही ये बात किसको पता चलती है? दिल्ली के शासकों को पता चलती है, दिल्ली को पता चलती है, उसके बाद दोबारा टेलीफोन किया गया। किसको किया गया? सवाई जयसिंह को चिट्ठी लिखी गई दोबारा कि भैया अब वापस आ जा। क्या करना है? वापस आके आगरा का फौजदार बन, आगरा का फौजदार बन, मालवा छोड़ दे, और ड्यूटी तुम्हारी यह है चूड़ामन जाट को वापस पर तुमको संघर्ष करना है, वापस उससे युद्ध करना है। हालत ख़राब है हमारी यहाँ पर, दिल्ली के आसपास हालत ख़राब है, फतेहपुर सीकरी पे आक्रमण हो रहा है, दिल्ली से ग्वालियर के बीच से कोई उससे टैक्स दिए बिना जा नहीं सकता, हमारा तो कनेक्शन ही ख़त्म हो गया, साउथ से, गुजरात से, बीच में सब क्षेत्र चला जाएगा। तो सवाई जयसिंह को दोबारा नियुक्त किया गया, दोबारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है,
आप लोग सोचो, जिस आदमी की ड्यूटी मराठों के विरुद्ध लगा रखी थी, जिस आदमी को मालवा में नियुक्त कर रखा था, जिस आदमी को जिम्मेदारी दे रखी थी मराठों को रोकने की, उसको लाया गया दोबारा से चूड़ामन के विरुद्ध। ठीक है, किसके विरुद्ध लाया जाता है? चूड़ामन के विरुद्ध लाया जाता है और सवाई जयसिंह जो है इसको फौजदार नियुक्त कर दिया गया। लेकिन इधर चूड़ामन को कोई ज़्यादा इफेक्ट जो है ना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, चूड़ामन बाहर की समस्याओं से तो खूब लड़ रहा था। बाहर तो कोई भी आ जा, सवाई जयसिंह आ जा, दिल्ली के शासक आ जा, फतेहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा, कोई कहीं का कोई आ जा, दिक्कत ना थी। दिक्कत होती है फैमिली, दिक्कत होती है परिवार, दिक्कत होती है इंटरनल मैटर जो होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं। उन पारिवारिक कारण जो होते हैं उनके आगे आदमी हार जाता है, घर वालों से आदमी हार जाता है। घर वालों से संघर्ष कैसे करे, ये आदमी के सामने सबसे बड़ी चिंता होती है। क्या होती है? चिंता होती है। तो चूड़ामन के 2 बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं? 2 बेटे। एक का नाम था मोहकम सिंह और दूसरे का नाम था जूलकरण। चूड़ामन और मोहकम सिंह और जूलकरण जो हैं ये आपस में लड़ते रहते थे। किसको लेकर? प्रॉपर्टी को लेकर, साम्राज्य को लेकर। जो क्षेत्र जो है वो चूड़ामन ने अपने अधिकार किए, अपनी मेहनत से प्राप्त किए। ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर लड़ाई करते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। इनके बीच में आए दिन झगड़ा होता। इसी संदर्भ में चूड़ामन को जैसे ही पता चला कि मुझे अब अभियान पर जाना होगा, क्योंकि आगरा में सवाई जयसिंह जो है वो आकर बैठ चुका है, तो इसने सोचा क्यों ना दोनों भाइयों के बीच में समझौता कराया जाए और दोनों को इनकी जो एनर्जी है ना वो आपस में लड़ के ख़त्म हो रही है, इनको जिम्मेदारी दी जाए, इनको पोस्ट दी जाएंगी कि ताकि ये सवाई शत्रुओं के खिलाफ लड़े, मुगलों के खिलाफ लड़े, कछुओं के खिलाफ लड़े। तो इनको समझौता कराने के लिए इन्होंने एक पारिवारिक लोगों को बुलाया जिसमें मोहन सिंह और जूलकरण दोनों शामिल होते हैं। कुछ इनके पारिवारिक लोग भी थे, आसपास के सरदार भी थे और चूड़ामन खुद था। इन्होंने क्षेत्रों को लेकर, क्योंकि पिता की उपस्थिति में पुत्रों का तो लड़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं, लेकिन फिर भी मोहकम सिंह जो है और जूलकरण है, इनको दोनों को समझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मोहकम सिंह जो होता है ये एग्रेसिव हो जाता है। कहते हैं कि ये मान मर्यादा के विपरीत चला गया था, अपने पिता की तौहीन करता है, डिसीजन नहीं मानता और उनका भरी सभा में क्या करता है? अपमान करता है। जो पंचायत थी, पंच थे, बड़े थे, बुजुर्ग थे, रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, उनके सामने मोहकम सिंह अपमान करता है, कटु शब्द जो है वो कहता है। एक स्वाभिमानी आदमी जो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने क्षेत्र के स्वाभिमान के लिए मुगलों से लड़ रहा है, इधर जयपुर के कछुआओं से लड़ रहा है, इधर इंटरनल समस्याएं थी, इंटरनल लोगों से लड़ रहा है, तो ये वो अपमान सहन ना कर पाया कि उसी का वंशज उसके प्रति सम्मान नहीं रखता, अपमान करता है। और उसके बाद चूड़ामन विष खाकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कर लेता है। एक व्यक्ति जब इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, तो वो आदमी को कमज़ोर कर देता है। आप सेना से लड़ लो, आप बाहर के लोगों से लड़ लो, लेकिन आप परिवार से नहीं लड़ सकते, आप फैमिली से नहीं लड़ सकते, आप अपने बेटों से नहीं लड़ सकते, आप अपने भाई बहन से नहीं लड़ सकते, आप अपने परिवार के बाकी सदस्यों से नहीं लड़ सकते। परिवार के साथ अगर आपका संघर्ष होता है तो उसमें परिवार के व्यक्ति की क्या होती है साथियों? हार होती है। तो ऐसे करके ये विष खाकर क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। और जैसे ही ये आत्महत्या की खबर कहाँ पहुँचती है? दिल्ली पहुँचती है, इनके पास पहुँचती है। तो इनको तो भाई ये सोचो कि बड़ी समस्या जो है वो सॉल्व हो गई, लेकिन ये इस क्षेत्र के लिए बहुत बुरी खबर होती है। बहुत ऐसा होता है कि भाई आप जो है ना, आप अब कुछ नहीं कर सकते, आप जो संघर्ष है उस संघर्ष में आप हार चुके हो, क्योंकि इतनी ऐसा लीडर अब इनको दोबारा मिलेगा कहाँ से? आप ये बताओ, ऐसा लीडर इनको कहाँ से मिलेगा? तो इस प्रकार चूड़ामन की जो संघर्ष की यात्रा है वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से क्या होती है साथियों? ख़त्म होती है। अब देखो, जैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद मोहकम सिंह जो है ये जिम्मेदार था इसके लिए, उनका डिसीजन मानने से मना कर दिया था मोहकम सिंह। अब मोहकम सिंह
के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, और जिम्मेदारी जब आ जाती है, देखो आप ये नहीं कह सकते कि साहब, देखो राज परिवारों में ऐसे होते रहते हैं। आप मारवाड़ का इतिहास लो, मेवाड़ का इतिहास लो, यहाँ तो पिताओं की हत्या कर दी गई गद्दी प्राप्त करने के लिए। ये तो इंटरनल विषय था इनका। मोहकम सिंह जब गद्दी पर बैठते हैं तो इनके और बदन सिंह के बीच में, क्योंकि चाचा का लड़का था, बदन सिंह के बीच में क्या होता है, तू में होती है के बीच में मतभेद होते हैं। क्या होते हैं साथियों, मोहकम सिंह और बदन सिंह के बीच में मतभेद हो जाते हैं। इनके बीच में आपसी तू में होती है। लेकिन इस तू में का सबसे बड़ा नुकसान तो हो चुका था, चूड़ामन की मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन मोहकम सिंह के आने के बाद बदन सिंह और इनके बीच में मतभेद हो जाते हैं, और इस मतभेद का फ़ायदा शत्रु उठाते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हुए थे। एक आगरा में बैठा हुआ था, एक दिल्ली में बैठा हुआ था, और यहाँ पर बदन सिंह एक बड़ी गलती कर देते हैं। अपना परिवार का जो झगड़ा होता है, अपनी जो परिवार की प्रॉब्लम होती है, वो परिवार की प्रॉब्लम अब पहुँच चुकी थी शत्रु के पास। बदन सिंह नाराज होकर जय सिंह के पास चले गए। अब यहां सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अब शत्रु जो है वो पहले से ही तैयार था, वो आया ही उसी उद्देश्य से था। अब यहाँ उसका प्लस पॉइंट ये हो गया कि उसके पास बदन सिंह जो है ये भी जाकर पहुँच गया, और जैसे ही जाकर पहुँचा तो इनकी पावर डबल हो जाती है, क्योंकि बाहर के शत्रु तो थे ही, अब बदन सिंह के जो इंटरनल सपोर्टर थे डीग और इंटरनल पार्ट में भरतपुर के इन भागों में, वो भी अब जाकर किससे मिल गए, वो भी अब जाकर सवाई जयसिंह से मिल गए। तो सवाई जयसिंह की जो पावर है वो पावर साथियों क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। क्या हो जाती है, डबल। ठीक है। अब देखो, जब ये इनसे जा मिला, तो जब जा मिला तो अगस्त 1722 को, अगस्त 1722 को सवाई जयसिंह जो है सवाई जयसिंह है, इसने क्या किया, थून के किले पर आक्रमण कर दिया। थून के किले पर क्या किया साथियों, थून के किले पर आक्रमण कर दिया। और थून के किले, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है लीडरशिप की। यहाँ मोहकम सिंह जो है वो नेतृत्व कर रहा था, और सवाई जयसिंह जो है वो शत्रु के रूप में सामने आता है। लेकिन यहाँ एक भरतपुर का आदमी ही, एक डीग का आदमी ही, एक उस ही राज्य का आदमी उसको सपोर्ट कर रहा था। तो बदन सिंह का प्लस पॉइंट क्या था, बदन सिंह थून के किले की कमजोरियों से परिचित था। की कमजोरियों से परिचित था। आप मेवाड़ पढ़ो, आप मारवाड़ पढ़ो, आपको बहुत सारे ऐसे शासक मिलेंगे। आप रणथंभौर पढ़ो, आप बहुत सारे बैटल पढ़ो, वहाँ ऐसा हुआ है कि जो दुर्ग के बारे में जानते थे, जिन्हें दुर्ग की जानकारी थी, जिन्हें दुर्ग की दीवारों की जानकारी थी, जिन्हें दुर्ग के इंटरनल पार्ट की जानकारी थी, अगर वही बता देंगे तो फिर जीतना आसान हो ही जाएगा। तो बदन सिंह जो होता है वो थून के किले की कमजोरियों से परिचित था, इसलिए सवाई जयसिंह सफल आक्रमण करता है, सफल आक्रमण करता है, मोहकम सिंह परास्त। मोहकम सिंह क्या होता है साथियों, बदन सिंह के सहयोग से परास्त हो जाता है। अब
थून का किला। देखो ये चीज़ आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन जो आपका किला है वो आपका प्राउड है, आपका गर्व होता है किसी भी क्षेत्र में जो भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सवाई जयसिंह क्या करता है, इसको तहस नहस कर देता है, इसको तहस नहस करता है। कुछ क्षेत्रों में आग लगा दी जो जल सकते थे, जो उसमें मटेरियल था, कुछ क्षेत्रों में आग लगाई क्योंकि इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो इंटरनल मिट्टी और बहुत सारी लकड़ियों से मिलकर बना था। एक जो काम यहाँ पर किया, मुझे लगता है कि यहाँ बदन सिंह को रोकना चाहिए था सवाई जयसिंह को, लेकिन ना रोका और थून के किले में जो गधे होते हैं, थून के किले में गधों से हल चलवा दिए। आप सोचो, इतिहास में ऐसा किसी ने ना किया। इतिहास में जौहर हो गए, इतिहास में संघर्ष हो गए, इतिहास में अधिकार हो गए, लोगों ने अधिकार कर लिए, लोगों ने उसका नाम बदल दिया, लेकिन किसी ने तोड़ा ना। आपने सुना है कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़गढ़ को मिट्टी में मिला दिया, तोड़ ताड़ के? नहीं किया उन लोगों ने। मुगलों ने भी ऐसा ना किया, उसका नाम बदल देते थे और उसको अपने अधीन ले लेते। आप रणथंभौर को देखो, अधीन ले लिया, नाम बदल दिया। आप राजस्थान के और दुर्गों को देखो, मेहरानगढ़ देखो, आप भटनेर देखो, आप या और कोई क्षेत्र देखो, आप शिवाजी के दुर्गों को देखो, तो उनको अधिकार में ले लिया, लेकिन किसी ने ये काम ना किया, ये नीच हरकत ना की, ये गलत काम ना किया जो यहाँ किया गया। अधिकार में ले लिया, ठीक है, लेकिन उस पर उसको तोड़ देना, उसको उस पर गधों से हल चलवा देना, और ताकि भविष्य में यहाँ कोई आदमी शासक जो है वो शासक ना बन पाए, ये एक नीचता थी आपकी चूड़ामन के प्रति। एक मन के अंदर एक झुंझलाहट थी कि आप उसको हरा नहीं पाए उसके जीते जीते रहते हुए, तो उसकी मृत्यु के बाद आप जो है वो उसके अयोग्य पुत्र के ऊपर ऐसा दिखा रहे हैं कि साहब हमने जो क्या है वो अधीन कर लिया। तो इस प्रकार थून का किला जो है वो नष्ट कर दिया जाता है और इसके ऊपर सवाई जयसिंह जो है वो गधों से हल चलवा देता है। अब देखो यहाँ एक मेरे को एक चीज़ जो आपको बतानी है कि यहाँ पर जो क्षेत्र है ये ट्रांसफ़र किया गया था, दिया नहीं गया। यहाँ पर जो डीग रियासत है, डीग क्षेत्र है, डीग की जमींदारी है, ये ट्रांसफ़र की जाती है, क्योंकि यहाँ पर बदन सिंह उसका पार्ट था। ये एक समझौता था कि मैं तुमको ये क्षेत्र जितवाने में मदद करूँगा, उसके बाद ये मुझे दे दिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो डीग जो है, डीग की जागीर जो पहले चूड़ामन की थी, डीग की जागीर बदन सिंह को दे दी गई, बदन सिंह को सौंप दी गई, है ना। देखो यहाँ पर राजा जो सवाई जयसिंह है ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो मज़ा आ गए, पता नहीं उसको तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है बदन सिंह से, इतना प्रसन्न होता है कि इसने इतना किसी के लिए ना किया। इसने राजा की उपाधि दी, क्या दी? राजा की उपाधि दी, ब्रजराज की उपाधि दी, ब्रजराज की उपाधि दी, पंचरंग, ये जो फ्लैग होता है, झंडा होता है, ये रखने की अनुमति दी, निशान नगाड़े ये यूज करने की अनुमति दी, जयपुर में जागीर दी, जिसको पहले बदनपुरा के नाम से जानते थे। यहाँ पर बदन सिंह क्या करता है? हवेली का निर्माण करता है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इतना ही। तो यहाँ जयसिंह जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और बहुत ज़्यादा खुश होने के बाद वो अपना खजाना जो है वो एक प्रकार से खोल देता है बदन सिंह के लिए। तो ये आज के लिए इतना ही, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। सेकंड लेक्चर में हम आगे बदन सिंह का कार्यकाल पढ़ेंगे और उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप बताना, आपकी प्रतिक्रिया देना कि आपको कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।